हेलो दोस्तों, आपका संदेश करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग का इकोनॉमी का क्लास चल रहा था, उस क्लास में हम लोगों ने मौद्रिक नीति के 2 पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट हम लोगों ने ये देखा था, मौद्रिक नीति का बेसिक दिखाया तो मैंने आपको समझाया था, और दूसरा जो पार्ट हम लोग का था वो उसमें कॉन्सेप्ट मैंने पूरा दिया था, और जिससे कि आरबीआई किस प्रकार से मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों पार्ट पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज जो हमारा अगला पार्ट होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी मौद्रिक नीति है वो कौन बनाती है, आरबीआई बनाती है, और जबकि एक राजकोषीय नीति है जो कि भारत सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आज का जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि राजकोषीय नीति की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि उनको कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे और उनकी पढ़ाई जो हो निरंतर तरीके से उनको इंतज़ार न करना पड़े, उनको समझ में भी आता रहे कि हाँ वीडियो अपलोड हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसका पूरा पहले हम बेसिक देखेंगे कि राजकोषीय नीति होती क्या है। ठीक है, देखिए, तो राजकोषीय नीति की बात करेंगे आज हम। राजकोषीय नीति, देखिए पहले तो आपको यह समझना है कि राजकोषीय नीति होती क्या है। देखिए, अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राजकोषीय नीति को समझने से पहले हम ये देखें कि भारत सरकार का एक्चुअल में खाते कौन कौन से होते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी ये भी सुने होंगे कि जो उसमें खाते होते हैं भारत सरकार का, एक आप लोग संविधान के थ्रू भी पढ़े होंगे, एक भारत की होती है संचित निधि और एक होती है आपकी आकस्मिकता निधि। दोनों जो खाते होते हैं वो भारत के आरबीआई के पास होते हैं, अर्थात भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसी के पास ही दोनों खाते होते हैं, मतलब उसमें खोले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम पर्सनल बात करें भारत सरकार की, तो देखिए राजकोषीय नीति के साथ साथ यहाँ से अगर एक चीज़ देखें तो भारत सरकार का एक खाता होता है जिसको बोलते हैं राजस्व खाता। अब ये राजस्व खाता और दूसरा कौन सा होता है, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता, ठीक। अब राजस्व खाता जैसे आप मान लीजिए एक कोई फैमिली होती है, उस परिवार में 3-4 लड़के हैं, बाप हैं, सब लोग कमाते हैं, तो उस फैमिली का कोई ना कोई मुखिया होता है, और उस फैमिली का जो भी मुखिया होता है उस मुखिया के पास सब लोग कमा कर लाकर देते हैं। हो सकता है कोई कृषि करता हो तो कृषि से जो पैसे कमाता है वो उसके पास लाकर देता है। कोई अगर बाई लक मान लीजिए कि बिजनेस कर रहा है तो वो वहाँ से जो पैसा पा रहा है भाई, जो भी बचत करता है वो घर में लाकर देता है। कोई मान लीजिए प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो वहाँ लाकर उसको दे देता है। कहाँ देता है, अपने मुखिया के पास। और ज़रूरत पड़ने पर अगर उसको बिजनेस में काम में लेना है पैसे, या तो उसको अपनी प्राइवेट नौकरी करता है तो उसको कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको कभी अगर बाई लक ज़रूरत पड़ती है, या तो खेती में काम पड़ा तो खेती में जुताई से लेकर वगैरह वगैरह बहुत खर्च होते हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ी तो वो लाकर देता है, तो उसी फंड से वो पैसे निकाल कर फिर उस अगले अपना जो काम होता है उसको पूरा करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही भारत सरकार का भी राजस्व होता है। अगर आप भारत सरकार के राजस्व की बात करें कि भारत सरकार के राजस्व के स्रोत क्या हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। भारत सरकार के जो राजस्व के स्रोत होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हो, मतलब नेचुरल सोर्सेस, जितने भी मानव संसाधन हैं, या तो एक्चुअल में देखा जाए भौतिक संसाधन, कोई भी उपकरण आप हैं या कोई भी उपकरण मान लीजिए हो गया, या हम लोग भी हैं तो एक संसाधन है। इंसान या मानव एक क्या है, संसाधन है। उसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जल हो, जितने भी प्रकृति ने हमको दिया है
वो सभी के सभी संसाधनों पर सरकार का पूरा अधिकार होता है। समझ गए आप लोग? जैसे भूमि है, भूमि क्या है? प्राकृतिक संसाधन। लेकिन आप लोग को लगेगा कि ये तो हमारा है। आप अपने जगह पर इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो आपका है, लेकिन हम बात करें तो वो आपका एक्चुअल में है नहीं। एक चीज़ आप सोचिएगा, अगर बाइलक भूमि भारत सरकार के संसाधन के थ्रू आता है या भारत सरकार का उस पर अधिकार है, तो इसका तात्पर्य यह बनता है कि वो जो ज़मीन है वो केवल आपको दिया गया है, या आपने ज़मीन जो खरीदा है वो स्थानांतरण हुआ है, मतलब एक दूसरे व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में उसको सौंपा गया है। नहीं तो आप खुद सोचिएगा, जब आप स्टाम्प पेपर लेते हैं, जब ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, तो उस पर सबसे बड़ा नाम भारत सरकार का होता है, फिर आपका छोटा सा नाम होता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप उस ज़मीन से कृषि भूमि, आपको पता है कि सरकार कृषि पर, कृषि आय पर कोई भी शुल्क या कोई भी टैक्स नहीं रखती है। मतलब कृषि आय पर कोई भी टैक्स नहीं रखा गया है, लेकिन कृषि आय का अर्थात जो भूमि है उसको अगर आप बेचते हैं, स्थानांतरित करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर रहे हैं, तो उस पर सरकार का टैक्स होता है, जो कि स्टाम्प शुल्क के रूप में रजिस्ट्री के समय आपको उसको देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि भूमि आप ही की है, लेकिन एक्चुअल में वो संसाधन किसका है? सरकार का, जो कि हमको मिला है उससे एक आय कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे 22 लाख आप मान लीजिए, आपका ज़मीन यहाँ पे है और कुछ ही दूर पे आपकी ज़मीन दूसरी है, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ की मिट्टी हमारी अनुपजाऊ है। तो अगर वहाँ की मिट्टी आपकी अनुपजाऊ होती है, तो इसका तात्पर्य आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी हम निकलवा लें और वहाँ पे लाकर उस खेत में डाल दें तो वहाँ भी उपजाऊ हो जाएगी, तो वहाँ पे हम अच्छी खेती कर सकते। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ की मिट्टी आप निकलवाते हैं, आपके पास 22 लाख ट्रैक्टर भी है, तो आप ट्रैक्टर से लदवाते हैं और रास्ते में खनन विभाग वाले ने आपको देख लिया, तो वो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, वो आपको पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वह मिट्टी एक्चुअल में आपको दी गई उत्पादन करने के लिए, न कि उसको बेचने के लिए। क्योंकि वो संसाधन किसका है? वो संसाधन है सरकार का, जिस पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टैक्स भरकर वो मिट्टी को आराम से दूसरे खेत में डाल सकते हैं। ये उसका रूल्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई वन संपदा हो गई, आप अपने खेत से लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने खेत से लकड़ी काट रहे हैं, वो लकड़ी भी आपकी है, लेकिन वो आपका संसाधन नहीं है। वो किसका संसाधन है? सरकार का। लेकिन उसी लकड़ी को अगर आप बेचना चाहते हैं तो बिना सरकार की अनुमति के, बिना सरकार को टैक्स दिए आप उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि वो किसके संसाधन है? सरकार का। अब इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर मैं अभी ये जो राजस्व खाता है, इसको मैं समझा रहा हूँ कि आखिरकार राजस्व कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, राजस्व किस आधार से हमारे देश में मिलता है, तो वो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि राजस्व का मतलब होता है कि जो हमारी भारत सरकार होती है, वो सरकार, अगर आप देखें तो जितने भी इस देश में प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी मानवीय संसाधन हैं या जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ये सभी के सभी जो संसाधन हैं, उन सभी संसाधनों पर सरकार का पूरा अधिकार होता है। और लोग सरकार के संसाधनों का यूज करके कमाते हैं, तो इसलिए उसे सरकार को देना पड़ता है क्या? टैक्स। मेरे कहने का मतलब ये था, मतलब हम सरकार के संसाधनों का यूज करते हैं और उन संसाधनों के यूज करने से हम क्या करते हैं? उनसे कमाते हैं, तो हमें देना पड़ता है टैक्स। जैसे 22 लाख आप मान लीजिए, अगर आप हमसे पढ़ते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं, हम आपसे टैक्स लेते हैं, टैक्स छोड़िए फीस लेते हैं, तो आप हमको फीस देते हैं। लेकिन आदमी क्या है? एक संसाधन है। जब एक मानव संसाधन है, वो संसाधन किसका है? सरकार का है। तो फिर हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार के संसाधन का यूज कर हम पैसे कमा रहे हैं।
तो अगर हम सरकार के संसाधन का यूज करके अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि सरकार के पैसे को अगर हम यूज करके उसका पैसा का मतलब उसके संसाधन को यूज करके पैसे कमा रहे हैं तो सरकार मांगेगी कि भाई हमारा भी उसमें हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हो गया, ठीक। अगर ये मार्कर है, एक चीज समझो, अगर ये मार्कर है तो एक तो इस पे पहले ही टैक्स लग चुका है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी या उत्पाद शुल्क। और ये मार्कर महाराष्ट्र में बिकेगा, एमपी में बिकेगा, यूपी में बिकेगा, बिहार में बिकेगा, अलग अलग राज्यों में बिकता है। अगर ये अलग अलग राज्यों में बिक रहा है तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग राज्यों में बिक रहा है तो अलग अलग राज्य इस पर टैक्स लगाती थी, जो पहले होता था वैट, जिसको हम बिक्री कर बोलते थे। लेकिन क्यों लगाती थी? ये मार्कर एमपी में जाएगा, ये मार्कर मान लो बनारस में आ गया, तो ये बनारस में आया तो एक तो सरकार ने इस पर उत्पाद शुल्क लगा दिया और दूसरा जो इस पर लग रहा है वैट लग रहा है। तो वैट लगने का मतलब ये होता था, पहले वैट लगता था, अब तो मान लीजिए कि किसके अंतर्गत आ गया, तो वो आपके जीएसटी के अंतर्गत है। और इसमें अगर वैट लगता था तो महाराष्ट्र या तो बनारस में या तो यूपी सरकार क्या करती थी, इस मार्कर बनाने वाली निर्माता कंपनी से टैक्स लेती थी। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप ये बना कहाँ से रहे हैं, जरूरी होता है ले कौन रहा है इसको लेगा कौन? इसको लेगा मानव। मानव क्या है? एक संसाधन। किसका संसाधन? सरकार का। तो सरकार का संसाधन है तो वो तो ले कौन रहा है? सरकार। मतलब ये ले कौन रहा है? मानव। मानव संसाधन किसका हुआ? सरकार का। तो वो कंपनी बेच किसके रही है? सरकार के संसाधन को, तो उसका भी हिस्सा इसमें होता है, तो इस वजह से वो टैक्स लेता था। तो यही वजह है कि चाहे एमपी में जाए तो एमपी सरकार इस पर टैक्स रखेगी, और अगर ये यूपी में आता है तो यूपी सरकार टैक्स रखेगी। अगर ये कहीं न कहीं अगर गुजरात में जाएगा तो गुजरात सरकार टैक्स रखती थी। तो ये टैक्स क्यों रखती थी? क्योंकि सरकार के संसाधन का यूज करके लोग क्या करते थे? कमाते थे। अगर सरकार के संसाधन का आप यूज करके कमा रहे हो तो सरकार का भी इसमें हिस्सा होता है, ये रियल है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा राजस्व है, इसी राजस्व को वसूलने के लिए जो लोग सरकार के संसाधनों का उपभोग कर कर पैसे कमा रहे हैं, तो सरकार का जो हिस्सा है वो सरकार तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं। जैसे आप देखेंगे तो आपके ज़िले में जिलाधिकारी होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। ये सभी के सभी क्या करते हैं? लेखपाल होता है, वो राजस्व वसूलने में इसकी सहायता करते हैं। किसकी? सरकार की। क्योंकि लोग सरकार के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं तो सरकार का भी इसमें क्या होना चाहिए? हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर सरकार का इसमें हिस्सेदारी है, एक चीज आप समझो, अगर सरकार की अगर संसाधन का हम उपभोग कर रहे हैं तो सरकार को हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, राजस्व खाते के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक तो देखेंगे यहां पे राजस्व आय, और दूसरा देखेंगे राजस्व व्यय। मतलब यहां से हमको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो हो गया राजस्व आय। आय का स्रोत क्या है? संसाधन। जितने भी हम सरकार के संसाधनों का यूज कर रहे हैं तो हम उसके बदले सरकार को देते हैं टैक्स, और टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने कुछ हथकंडे अपनाए हैं। जैसे लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दिया है। आप मान लीजिए कि जिलाधिकारी होता है, अर्थात डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको सारी सुविधाएं सरकार देती है। उसके लिए बंगला देती है, गाड़ी देती है, रहने नौकर होकर वगैरह वगैरह सारी व्यवस्था सरकार देती है, उसको सैलरी देती है। वो क्यों देती है? क्योंकि सरकार के जितने भी राजस्व हैं, लोग जितने भी उसके संसाधन का उपभोग कर रहे हैं, उपभोग करके वो कमा रहे हैं,
उसमें सरकार की हिस्सेदारी को सरकार के राजस्व तक पहुंचाना इनका कर्तव्य होता है। लेकिन इनको जो सरकार पेमेंट कर रही है तो वो पेमेंट आ जाएगा व्यय में। मतलब इनके लिए सरकार जितनी भी खर्च करती है, इन अधिकारियों के लिए जितनी भी सरकार खर्च करती है वह कहलाएगा राजस्व व्यय। जाहिर सी बात, आप सीधे से समझो, आपको टैक्स वसूलने के लिए लगाया गया तो आप वैसे ही टैक्स तो वसूलोगे नहीं। आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? भाई आपको वेतन चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको व्यवस्थाएं चाहिए, तो वो कौन देगा? जो आपसे टैक्स वसूलवाएगा। तो आप क्या करोगे? जितना हमारे पास, जैसे मान लो हम टैक्स वसूलवा रहे हैं तो हमने बहुत लोगों की नियुक्ति कर दी है, तो लोग फालतू तो हमारा टैक्स वसूलेंगे नहीं कि नहीं चलो बेगारी कर कर वो हमारा टैक्स हमको लाकर हमारा दे रहे हैं। तो उनके लिए भी हमको व्यवस्था करना पड़ेगा ना। वो पैसा हमको ला कर दे रहे हैं तो वो तो हमारा राजस्व आय हो गया, लेकिन हम उसी आय से उनके ऊपर भी तो पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा बंधु? राजस्व व्यय। आज क्या है? आज की स्थिति यह है कि जितना तो राजस्व का आय नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा राजस्व का क्या हो गया है? व्यय है। मतलब जब वसूली कम हो, लोग टैक्स कम दे और उन पर खर्च ज्यादा हो, तो इससे क्या हो गया? सरकार को घाटा। जाहिर सी बात है, हमारे पास टैक्स कम आ रहा है और हम टैक्स लोगों को क्या कर रहे हैं, या हम इनकम या तो उनको पेमेंट अगर वगैरह जिनका जितना भी उनके लिए हमने फैसिलिटी रखा है वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो उनके ऊपर खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है, अर्थात व्यय ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या होगा? घाटा। तो जब राजस्व आय और राजस्व व्यय, राजस्व आय से कहीं ज़्यादा जब राजस्व व्यय हो जाए, तो राजस्व व्यय अगर ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं राजस्व घाटा। यही तो आपका ध्यान रखिएगा, राजस्व घाटा। समझ गए आप लोग? ये हो गया राजस्व घाटा। लेकिन एक बात ये भी है, अगर हम थोड़ी सी बात को समझ लें, समझने का मतलब ये है कि अगर हम ध्यान दें, जितने भी अधिकारी लोग लगे हैं राजस्व वसूलने के लिए, रेवेन्यू वसूलने के लिए, तो रेवेन्यू अगर वसूलने के लिए अगर लगे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश के नागरिक जागरूक हो जाएं और वह अपना टैक्स अपने हिसाब से जितना उनका बनता है वो उनको देते जाएं, तो आप ये सोच सकते हैं कि इन राजस्व व्यय को हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। हम जितने अधिकारियों की नियुक्ति किए हैं राजस्व वसूलने के लिए, वो राजस्व वसूल किस तरह हैं? जनता से, हमारे देश के नागरिकों से। अगर वह हमारे देश के नागरिकों से राजस्व वसूल रहे हैं और हमारे देश के नागरिक ही अगर जागरूक हो जाएं, तो इससे जानते क्या होगा? इससे उन लोगों की छुट्टी हो जाएगी जो वसूलने के लिए लगे। तो अगर उनकी छुट्टी होती है तो इस हिसाब से देखें तो सरकार का व्यय क्या हो जाएगा? कम। तो इससे राजस्व घाटा क्या हो जाएगा? खत्म। एक तो ये हो सकता है। और आपको मैं बता दूं, हमारे देश में 56% लोग टैक्स चोरी करते हैं। कितना परसेंट? 56%। अगर 56% लोग चोरी कर रहे हैं टैक्स, तो इसका मतलब वो क्या है? ब्लैक मनी। आप अपना टैक्स नहीं दिखा रहे हैं या अपना टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो हो गया ब्लैक मनी। लेकिन आप एक देश का नाम सुनोगे, अमेरिका। अमेरिका में सरकार टैक्स नहीं लेती है, वो उनका संवैधानिक है। लेकिन अमेरिका के 93 से 95% लोग स्वेच्छा से सरकार को टैक्स देते हैं। टैक्स इसलिए देते हैं कि वहाँ पे एक व्यवस्था है कि अगर आप वहाँ पे टैक्स देते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो नागरिकता होती है उसकी थोड़ी सी प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है, तो लोग स्वेच्छा से वहाँ पे टैक्स देते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब ये था कि राजकोषीय नीति के तहत जो एक हमारा खाता होता है राजस्व खाता, राजस्व खाते में हम देखते हैं एक तो हो गया राजस्व आय और दूसरा है राजस्व व्यय।
तो राजस्व आय के स्रोत क्या है? तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी मानवीय संसाधन हैं और जितने भी भौतिक संसाधन हैं, इन तीनों संसाधनों का जो व्यक्ति उपभोग करके पैसे कमा रहा है, तो उस उपभोग किए गए पैसे से उसमें सरकार का भी हिस्सा होता है, क्योंकि सरकार का हिस्सा जायज है, क्योंकि ये सभी के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। तो इसी को क्या करता है? वसूलता है। जो इसी को वसूला जाता है तो ये होता है राजस्व आय का स्रोत। लेकिन जो लोग इसको वसूलते हैं उनके ऊपर सरकार जो खर्च करती है, जो उनको सुविधाएं प्रोवाइड करती है, उन सुविधाओं को प्रोवाइड करने में सरकार का जो व्यय होता है वो कहलाता है राजस्व व्यय। और साथ में अगर हम देखें तो जब कभी आय से ज़्यादा व्यय हो तो जाहिर सी बात है वो क्या होता है? घाटा। तो इसके घाटे को हम क्या बोलते हैं? राजस्व घाटा। समझ गए आप लोग? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि राजस्व खाता में आय का स्रोत क्या है और व्यय का स्रोत क्या है, और व्यय किसके ऊपर किया जाता है और आय कहाँ से आता है, और इसके बीच का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घाटा। जब कभी आय से ज़्यादा व्यय हो जाए तो घाटा, और जब कभी राजस्व व्यय कम हो आय ज़्यादा हो तो घाटा कम हो जाना, मतलब लाभ में हो जाना। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में थोड़ा आ गया होगा। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको दूसरा इसका देखते हैं, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाते में भी यही दो सिस्टम होते हैं। एक तो यहाँ से होता है पूंजीगत आय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। ये दो चीज़ों को आपको समझना है। देखिए, मैं आपको याद दिला दूं, जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था तो उसमें जो लोग देखे होंगे उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था, धन और पूंजी में अंतर। मतलब धन क्या होता है और पूंजी क्या होता है, उसमें मैंने अंतर भी आपको समझाया था। तो थोड़ी सी मैं बात वहाँ बताना चाहता हूँ कि जिससे कि आपको पूंजी पहले समझ में आ जाए कि पूंजी क्या होता है। देखिए, अगर जिस भी वस्तु का हम उपभोग करें, केवल उपभोग करें, वो कहलाता है क्या? धन। लेकिन जिस वस्तु का हम क्या करें? उपभोग करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर धन की बात करें तो जैसे कुछ चीज़ें हमने खरीद लिया और उसका हम केवल उपभोग कर रहे हैं, तो जब उसका उपभोग कर रहे हैं तो वो है धन। लेकिन अगर उसी वस्तु से अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो वो कहलाता है क्या? पूंजी। तो यहाँ पर अगर पूंजीगत आय की बात करें और व्यय की बात करें तो पूंजी जो होता है, सरकार छोटी छोटी अपनी कुछ कंपनियों को, आज तो बड़ी बड़ी भी कुछ कंपनियां हैं सरकार के पास हैं। सरकार के पास जो कंपनियां हैं, जैसे आप पढ़े होंगे BSNL, किसकी कंपनी है? सरकार की कंपनी। गेल, भेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, तो ये सभी की सभी जो कंपनियां हैं ये सरकार की कंपनियां हैं। और सरकार ने कंपनियों को खोला क्यों है? इसके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो यह है कि सरकार को लाभ मिले, और दूसरा उद्देश्य यह है कि लोगों को कम मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो पाएं। मतलब अगर वो सरकारी कंपनी है तो वो कम मूल्य पर लोगों को वस्तु प्रोवाइड कर पाएगी और साथ में सरकार को लाभ भी मिलेगा। तो ये दो उद्देश्य से सरकार क्या करती है? इन कंपनियों को स्थापित की है। और इन कंपनियों से जो आय होता है सरकार का, वो कहलाता है पूंजीगत आय। और उनके ऊपर भाई जाहिर सी बात है कि वो भी सरकार जहां से आय कमा रही है तो उनके ऊपर भी वो खर्च करेगी, तो वो कहलाता है व्यय। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपको पता होगा सरकार ने इसी पूंजी का अभाव होने पे, सरकार अपनी पूंजी का अभाव होने पर अगर देखा जाए तो सरकार के जब पूंजी का अभाव होता है तो वो दूसरे देशों से पैसे ऋण लेती है। जैसे आपको पता है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से, अर्थात विश्व बैंक से $1 अरब
रुपए ऋण लिया था। जब वो ऋण लिया था तो किस लिए लिया था? सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि जैसे हमारे देश में तापीय बिजली के माध्यम से कोयला जलाकर ताप विद्युत गृहों का निर्माण हुआ है और वहाँ से बिजली का निर्माण हो रहा है, इससे हमारे देश में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार ने क्या किया था, $1 अरब रुपए लिया विश्व बैंक से और उस $1 अरब रुपए से सरकार ने एक योजना स्टार्ट किया था, स्ट्रीट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। स्ट्रीट मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसका एक ही उद्देश्य था कि लोगों को सोलर एनर्जी से बढ़ावा दिया जाए। ये कार्यक्रम अभी कुछ समय पहले एग्जाम में भी पूछा गया था, कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया था वो दिल्ली से किया गया था। आखिर दिल्ली से क्यों किया गया? क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने का सरकार का एक ही उद्देश्य था कि दिल्ली के लोग समझदार थोड़े ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। मैं आपको समझाता हूँ इसका उद्देश्य क्या था। जैसे आप मान लो अभी आपके घर में बिजली आ रही है, वो तापी बिजली है। आपको पता होगा आपके घर में मीटर लगा है और जब आपके घर में मीटर लगा है, जितनी बिजली आप खपत कर रहे हैं उसके हिसाब से वो रीडिंग करता है। तो सरकार ने बोला कि भाई 8 रुपये पर यूनिट आप दे रहे हो, आप 8 रुपये पर यूनिट बिजली आप खर्च कर, मतलब आपके ऊपर वो दर जा रहा है। हम चाहते हैं कि आपको कम दर पर बिजली प्रोवाइड करें। अगर हम कम दर पर आपको बिजली देना चाहते तो उसके लिए हमने एक व्यवस्था किया। बोले क्या करना पड़ेगा? तो सरकार ने बोला कि आप अपने छत पर सोलर पैनल लगाइए। सोलर पावर करना क्या था? सोलर पावर आपके छत पे लगेगा। मैं ये बता रहा हूं कि उस योजना का मतलब क्या था जो हमने बताया, स्ट्रीट मॉनिटरिंग प्रोग्राम का। आपको अपने छत पे सोलर लगाना था। हालांकि ये था कि वो छत पक्का होना चाहिए और अगर आप अपने छत पे लगाते हैं उसका कनेक्शन क्या होता है कि वो आपके साथ जैसे घर को सप्लाई रीडिंग करता था और जैसे ही आप तापी बिजली में मीटर लगा होता है वैसे सोलर जो आपके छत पे लगाता वो भी आपके घर में मीटर लगाता, वो रीडिंग करता था। बोला कि जो आप पहले 8 रुपए देते थे हम आपसे 5 रुपए दर से लेंगे, लेकिन मीटर लगेगा। तो वो लोग क्या करने लगे, अगर ऐसा लगा दिया गया तो लोगों के मन में प्रश्न था कि अरे बरसात में क्या होगा, ठंडी के दिनों में क्या होगी। देखिए मैं आपको, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लोगों को ये बस केवल लगता है कि कहीं न कहीं अगर घर में या छत पर अगर सूर्य की लाइट आएगी तभी वो चार्ज होगा। जी आप बिल्कुल सही नहीं समझ रहे, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके चार्ज होने का एक रीज़न होता है कि आप जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो फोटॉन के रूप में, बंडल के रूप में आती है। मतलब ये नहीं बनता कि सूर्य की सीधे किरणें पड़े, लेकिन हाँ सूर्य का लाइट पड़ना चाहिए। अगर आप अभी इस रूम में लगा दो या अपने घर में लगा दो तो चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती। मतलब अगर आप उसको छत पे लगाए हैं तो छत पे सूर्य की किरणें आती हैं, उस पर रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो वो सही है। तो आप ये मत सोचिए कि बरसात के दिनों में या ठंडी के दिनों में चार्ज नहीं होता। लेकिन जानते हैं हमारे देश में सरकार कितनी भी व्यवस्था कर दे, कितनी भी व्यवस्था कर दे, तो सरकार को सबसे पहले आपको मालूम होगा कि पूंजीगत खाते के लिए यहाँ पर आय का पहले तो सिस्टम था ही नहीं। यहाँ तो सबसे पहले व्यय करना है, ये बात आप समझिएगा। आय नहीं करना है, आय से पहले यहाँ पे सरकार ने क्या किया, उस प्रोग्राम के माध्यम से व्यय किया। $1 अरब रुपए जो ऋण लिया, उसके बाद सरकार ने अपने कुछ पैसे लगाए और उस पैसे को लगाने के बाद सरकार ने पूंजीगत व्यय के माध्यम से पहले व्यय किया, फिर सोचा कि अगर हम व्यय करेंगे और लोगों को पहले सुविधाएं प्रदान करेंगे और वहां से लोग अगर जब पैसे देंगे तब हमारे आय का स्रोत होगा, तो हम जो वो पैसे कर्ज लिए हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब पूंजीगत खाते में सबसे बड़ा प्रावधान पहले क्या है, व्यय। आप पहले व्यय तो करिए, इन्वेस्टमेंट तो करिए, तो उसने कर दिया। अब आप सोचिए $1 अरब लेकर सभी के छत पर व्यवस्था किया, लेकिन लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत ही बुद्धिमान लोग पड़े हैं। मैं आपको बता देता हूं,
अभी भी आप देखोगे, अगर मीटर में डायरेक्ट कनेक्शन आया, मीटर में गया, मीटर से आपके बोर्ड में गया, घर की सप्लाई चल रही, तो उनके दिमाग में आता है कि इसको डायरेक्ट कर देते हैं, मीटर ही ना चले। अब आप ये बताइए, 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचिएगा, अगर आप उसकी वायर को काट कर डायरेक्ट कनेक्शन कर लिए, मान लो सोलर प्लांट से, सोलर पैनल से, तो आपके घर की सप्लाई तो चल रही लेकिन मीटर ही नहीं चल रहा है, तो सरकार के पास पैसे जाएगा नहीं, तो वो बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका व्यय तो इतना हो गया लेकिन आय बढ़ ही नहीं रहा है। जब आय नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यही कारण होता है कि हमारी थोड़ी सी गलती जो होती है, सरकार के कार्यक्रमों के वो संचालित जो कर रही है सरकार, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्या करती है? बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यही सभी प्रॉब्लमों को, समस्याओं को ध्यान में रखकर ये चीज़ हमें समझना है कि सरकार ने पहले तो व्यय किया, तो आपको पता होगा जो $1 अरब रुपए विश्व बैंक देती है, या तो मान लीजिए जो भी पैसे वर्ल्ड बैंक से हम प्राप्त करते हैं वो दीर्घकालिक होते हैं, कम से कम 15 साल के लिए वो ऋण होता है। लेकिन सरकार, उसका रूल्स होता है कि आप 15 साल बाद उसका पूरा अमाउंट तो देंगे, लेकिन हर साल अगर आपने $1 अरब रुपए ऋण लिया है तो आपको हर साल क्या करना पड़ेगा? उतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे जितना $1 अरब का ऋण होता है, ब्याज होता है। तो सरकार क्या करती है? हर साल उसको ब्याज देती है, उतने रुपए का ब्याज देती है वो, न कि वो ऋण देती है। जो उसने लिया है पूरा पैसा नहीं देता, लेकिन हर साल वो क्या करता है? ब्याज देता है। 15 साल बाद उसको पूर्ण करना होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया? ये हमारी जो गलती थी वो सरकार के आय को कमजोर कर दिया। जब सरकार के आय नहीं हुआ तो सरकार तो व्यय करके बैठ गई, तो इससे क्या हो गया? घाटा। इससे क्या हो गया? घाटा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसके बीच का जो अंतर हो गया, अर्थात अगर पूंजीगत आय से ज्यादा अगर व्यय हो रहा है तो यह कहलाता है पूंजीगत घाटा। क्या कहलाएगा? पूंजीगत घाटा। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? तो अभी हम लोग ये देखें कि राजस्व का स्रोत, राजस्व खाते, तो राजस्व आय और राजस्व व्यय, यहां से मैंने राजस्व खाता बता दिया, और दूसरा हमने देखा पूंजीगत खाता। अब आप यहां से समझिएगा, अगर दोनों तरफ से तो सरकार को घाटा ही दिख रहा है, अब सरकार करे तो करे क्या? तो इन दोनों का एक मिश्रित खाता उसके पास होता है। किसका? राजस्व खाता और पूंजीगत खाता, दोनों का जो मिश्रित है उसे बोलते हैं बजटीय खाता। ध्यान रखिएगा, बजट की बात कर रहे हैं हम, अभी आगे पढ़ेंगे बजट, लेकिन अभी बस इतना समझिएगा, जो टॉपिक है उसको देखते रहिए बस थोड़ा सा। बजटीय खाता, अब इसमें क्या है ये भी दो तरीके समझिए। एक तो ये हो गया आय अर्थात बजटीय आय, और दूसरा हो गया बजटीय व्यय। यहां तो आपको समझना है, यहां भी वही बात है। बात क्या है? सरकार अगले साल के लिए बजट बनाती है, अनुमान रखती है, अनुमानित बजट बनाती है कि हमारा अगले साल या एक वित्तीय वर्ष जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है उसमें हमारा आय इतना होगा और व्यय इतना होगा। देखिए, आय तो अनुमानित कर रखी है, व्यय भी अनुमानित कर रखी है कि हमारा व्यय इतना होगा। तो वो जो वित्त मंत्री होता है, आपको पता होगा कि जो बजट बनाया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। तो जो वित्त मंत्रालय बजट बनाता है तो वो आय तो अनुमानित रख दिया, लेकिन व्यय दिखा दिया कि हम 75,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय पर लोगों के ऊपर खर्च करेंगे। तो आप देखे भी होंगे वो बता देता है। अगर उसने बता दिया तो उस मंत्रालय को उतना तो पैसे चाहिए। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को इतना मिला है तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, वो उतना मांगेगा ही मांगेगा। अगर मानव संसाधन मंत्रालय को मिला तो वो उतना ही मांगेगा। कृषि मंत्रालय को उतना मिला तो मांगेगा ही मांगेगा। लेकिन दूसरी बात यहां से आप समझने की कोशिश करिएगा। अब सरकार ने यह उम्मीद क्या किया कि जैसे उसको पता है कि यह आदमी अगले साल बजट में हमको अर्थात टैक्स के रूप में इसने 15,000 रुपए टैक्स दिया था और इसका बिजनेस अच्छा परपस कर रहा है, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो अनुमान एक लगा लेता है कि इस साल तो वो हमको 20,000 रुपए देगा।
कोई व्यक्ति 5,000 दिया था तो उससे 7,000 10,000 रुपये तक का वो अनुमान लगा लेता है, इतना देगा। तो अनुमानित आय रख लिया कि इतना है, तो हमको कितना खर्च करना है। आप इस बात को समझिएगा, अनुमानित आय तो इतना हो गया, और खर्च करने की बात भी, यहाँ पे व्यय करने की बात भी उसने रख दिया। तो जब व्यय करने की बात रख दिया और बजट प्रस्तुत कर दिया, तो जानते हैं दिक्कत क्या होती है। जो अनुमान जिस व्यक्ति से उसने 15,000 से 20,000 तक लगाया था कि पिछले साल इसने 15,000 टैक्स दिया, अगले साल ये हमको इस साल 20,000 टैक्स देगा। जिस व्यक्ति से अनुमान लगाया कि पिछले साल इसने 5,000 टैक्स दिया था और इस साल ये कम से कम 7,000 8,000 रुपये टैक्स देगा, उसके उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसका रीजन है, आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में कुछ लीगल पॉइंट हैं, उसी लीगल पॉइंट से ही व्यक्ति चालाकी करता है। देखिए जैसे मतलब उसको झटका कहाँ से लग रहा है, स्रोत में उसकी कमी कहाँ से हो रही है, कारण क्या है। अब वहाँ पर कर में छूट की बात करते हैं, सरकार कर में छूट भी देती। जैसे आप होम लोन ले लिए, आदमी दिमाग लगा दिया, वो 15,000 पिछले साल दिया, लेकिन 2 होम लोन दिखा दिया कि हमने होम लोन लिया है, या LIC में पैसा जमा किया है, इतना हमारा LIC में पैसा गया। उसके बाद हमने तो पैसा जमा किया तो आप ही के पास न गया, उसका यूज़ तो कर रहे हैं ना आप। उसके बाद उसने ये दिखा दिया कि नहीं भाई, हमने इतना पैसा म्यूचुअल फंड में दे दिया। तो वो जो अनुमान उसने लगाया था कि 20,000 देगा, ये अगला आदमी इतना दिखाने के बाद इस बार 5,000 रुपये टैक्स दे रहा है। और ये व्यवस्था सरकार का ही किया गया है, सरकार को घाटा हुआ। जो व्यक्ति 7,000 की उम्मीद किया तो व्यक्ति 2,000 दिया, तो आय तो हो गई कम, आय हो गई कम। जब आय हो गई कम तो इसका व्यय क्या हुआ, इसका व्यय तो वही रहेगा। और व्यय जब वही रहेगा तो आपको पता होगा इसका व्यय वही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो इतना प्रोवाइड कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, घाटा। जब इससे ये घाटा हुआ तो जानते हैं यही जो राजकोष होता है, उस राजकोष में जो पैसा होता है, उसी राजकोषीय पैसे से उठाकर इस घाटे को पूर्ति करना चाहते हैं। इसी को क्या करना चाहते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं। जब ऐसा ही पूर्ति करना चाहते हैं तो देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बजटी घाटा है, घाटे का मतलब क्या है, घाटे का मतलब ये हुआ कि जितना आय का सरकार ने अपना एक अनुमान रखा था, उस आय से ज़्यादा इसका क्या हो गया, व्यय हो गया। जब व्यय हो गया तो इसको पूरा करने के लिए उसको अपना क्या करना पड़ता है, राजकोष से पैसा देना पड़ता है। तो ये राजकोष से पैसा कवर करता था, तो राजस्व घाटा अर्थात राजकोषीय घाटा भी तो पड़ता था। तो यही कारण है कि दोनों का जो सम्मिलित घाटा होता है उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और यहाँ से जो घाटा हुआ तो जानते हैं फिर अगले साल सरकार बजट बनाती थी, तो उस बजट में वो ये सोचती थी कि कहीं ना कहीं जितना भी हमने बजट बनाया है, उस बजट में एक चीज़ हमको ये करना था कि जो पीछे का हमारा घाटा था, उस घाटा को हमको क्या करना, उस घाटा को कहीं ना कहीं हमको पूर्ण करना। और सरकार अगले साल ये बजट बनाकर तैयार करती थी, ये सोच के बजट बनाती थी कि हमें जो पिछला घाटा है उसको क्या करना है, पूरा कर लेना है। और भलों से फ़ायदा ना हो, आय उतना ज़्यादा ना हो पाए, लेकिन उस घाटा को हमको पूर्ण कर लेना है। और इस उद्देश्य से सरकार अगला बजट बनाती और उस बजट में सरकार को उससे ज़्यादा क्या हो जाता, घाटा हो जाता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्या होती थी, क्रिएट होती थी। तो इससे आपको समझना यह है कि जब राजीव गांधी का कार्यकाल आया, किसका कार्यकाल, राजीव गांधी का, तो राजीव गांधी ने एक फार्मूला लगाया कि एक काम करो, मानो मतलब माना कि पिछले साल हमको घाटा नहीं हुआ, घाटा हुआ है, लेकिन उनका मानना था कि माना हमको पिछले साल घाटा नहीं हुआ, मतलब पिछले साल के घाटे को इग्नोर करके, जबकि घाटा है। जैसे मान लो, आप एग्जांपल देते समझो, जैसे बिल्ली आ रही है, चूहा आंख बंद करके बैठ जाए, बोले हम तो बिल्ली देख ही नहीं रहे, बिल्ली कहाँ आ रही है, मतलब उसको पता है कि बिल्ली आ जाएगी, खा जाएगी। लेकिन वही हाल है कि मतलब यहाँ पर यह समझना कि घाटा तो है, लेकिन मान लो घाटा हुआ ही नहीं, तो उसके बाद अगले साल का जो बजट बनाना, ये बजट बनाकर अगला साल का बजट ये सोच के बनाना कि हम
पिछले साल हमको कोई घाटा नहीं हुआ, इस साल से नए सिरे से क्या करना, बजट बनाना। तो इस प्रकार का जो नए सिरे से बजट बनता है उसको बोलते हैं शून्य आधारित बजट। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन देखिए कई बार पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। शून्य आधारित बजट मतलब पिछले साल के बजटीय घाटा को न मानकर अगले साल जो बजट बनाना और नए सिरे से बजट बनाना, वो बजट बनाना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट। किसकी देन मानी जाती है? राजीव गांधी की देन मानी जाती है, जो कि कांग्रेस सरकार की। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने ये बताया कि कहीं ना कहीं राजकोषीय नीति क्या होती है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का यहां से हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। पीछे हमारा मौद्रिक नीति भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए, आपको अगर वन लाइनर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बेहतर तरीके से बाकी चीज़ों को समझ में आए। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप एक चीज़ जरूर करिए, और वो ये करिए कि कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखा करिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर लोगों तक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी क्या करिए, शेयर करने की कोशिश करिएगा। और हमें पता है कि आप हमारे लिए बिल्कुल कार्य कर रहे हैं, और आपसे जितना भी हो सकता है वो आप बिल्कुल करते हैं, और उसके लिए हम लोग आपके प्रति शुक्रगुजार हैं। और दूसरी बात कि अगला जो हम टॉपिक लेंगे, भारत में टैक्स सिस्टम मतलब कर प्रणाली। भारत में टैक्स सिस्टम क्या है, कर प्रणाली क्या है, किस किस प्रकार के कर होते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।